भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में चुनावी मैदान में थी और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। और सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे हैं वो चर्चा में हैं। हर कोई चर्चा कर रहा है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से जो 2017 का भारतीय जनता पार्टी का संगठन का फार्मूला था, उस फार्मूले के दम पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय बाद सरकार बनाई थी। वही टीम और वही फार्मूला पश्चिम बंगाल में लागू हुआ, बस वहां भूमिकाएं बदली। जेपीएस राठौर जी हमारे साथ में हैं। ये पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान में जुटे हुए थे और पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से वहां पर थे और 2017 में भी चुनावी प्रबंधन में यहां लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान देख रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और ये पश्चिम बंगाल में भी चुनावी अभियान में लगे थे। 35 सीटों के ये इंचार्ज थे। नंदीग्राम जैसी शुभेंदु अधिकारी की जो सीट थी वो भी जेपीएस राठौर जी के हवाले थी। आप ही वहां प्रभारी थे। सर, क्या लग रहा है पश्चिम बंगाल में कि जो नतीजे आए हैं, ये जो पश्चिम बंगाल से बाहर लोग बैठे थे वो सिर्फ एग्जिट पोल की बात ही कर रहे थे। लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो जमीन बंजर सी है, लेकिन नतीजों ने उस जमीन को इतना उर्वरक बना दिया कि बीजेपी का पूरे देश में शोर है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई। क्या वो फार्मूला था? किस तरीके से मेहनत की गई? जमीन पर कैसे आप लोगों ने काम किया? लोग जाने सर इस चीज को। ऐसा है कि निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल का चुनाव मेरे जीवन का भी सबसे बड़ा चुनाव था और ये चुनाव नहीं, एक महायुद्ध था और पूरी महाभारत थी, जिसमें पांडव के रूप में अगर आप देखें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी और माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, ये पूरा ताकत के साथ वहां पर लगे हुए थे। दूसरी तरफ एक ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में कौरवों की सेना थी, जो छल प्रपंच साम दाम दंड भेद कोई भी उन्हें एथिक नहीं था, कोई मर्यादा नहीं थी। किसी भी स्तर पर जाकर वार करना और चुनाव उनको जीतने का हथकंडा अपनाना था। लेकिन जो योजना रणनीति वहां पर बनी और माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से पूरा मैनेजमेंट किया है वो अभूतपूर्व है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि जब बंगाल चुनाव में, मैंने पहले भी उत्तर प्रदेश में भी देखा, बाकी राज्यों में भी, मैं मध्य प्रदेश भी गया था चुनाव में, गुजरात भी गया था, अन्य राज्यों में भी चुनाव में गया, लेकिन जिस प्रकार की रणनीति और योजना स्ट्रेटजी बनाई है वहां पर, कमाल की है। और उस आधार पर तो मैं यहां तक कह सकता हूं कि माननीय अमित शाह जी अगर चाह लें तो पाकिस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना देंगे जी। जो योजना वहां पर उन्होंने की है जी। पूरा बूथ का मैनेजमेंट कैसे कैसे होगा, उसमें संगठन की संरचना खड़ी करना, बूथ स्तर पर पूरा एक मिनिमम 7 कार्यकर्ताओं के। लेकिन जी, उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने किया था, एक नया शब्द लेके आए थे, वो शक्ति केंद्र प्रभारी। उस दौरान हमारी आपसे ही बात हुई थी कि शक्ति केंद्र प्रभारी का एक प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर बूथ स्तर पर कौन सा वो प्रयोग आप लोगों ने किया जिससे बूथ पर ही माहौल, जमीनी स्तर पर ही माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा? क्या है कि 2017 के चुनाव से पहले यहां पर माननीय सुनील बंसल जी संगठन में काम कर ही रहे थे। उस समय माननीय बंसल जी से बातचीत चर्चा हुई कि, तो मैंने कहा कि ये मंडल से नीचे बूथ तक सीधे हम काम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो एक स्थायी संरचना संगठन के भीतर एक शक्ति केंद्र या सेक्टर की होनी चाहिए। तो उस समय सेक्टर की संरचना की, जिसको बाद में शक्ति केंद्र का नाम दिया गया। उसके कारण हमारा नीचे काम पहुंचाना काफी आसान हो गया कि जो हम ऊपर प्रदेश से कार्यक्रम देते हैं क्षेत्र, और क्षेत्र से लेकर जिला, और जिला से लेकर फिर नीचे विधानसभा मंडल, और उसके बाद फिर हम शक्ति केंद्र के माध्यम से हर बूथ को कवर कर लेते हैं। तो वो संरचना एक खड़ी की पूरे देश में, और उस संरचना के कारण हम नीचे तक वहां पहुंचने में हमको बहुत ही सहूलियत रही। और माननीय सुनील बंसल जी ने जो वहां पर संगठन खड़ा किया था, उसके कारण बहुत सहजता रही।
तो वहां जैसे मैंने बताया कि बूथ पर भी उन्होंने एक सप्तऋषि कहा कि कम से कम 7 कार्यकर्ता हर बूथ पर हमारे पास होने चाहिए। उनको नाम दिया। हाँ, सप्तऋषि नाम दिया और उसको कहा कि जो है इसको उनको वेरीफाई भी किया। हर बूथ पे वेरीफाइड 7 कार्यकर्ता थे, तो जिसके कारण हमको ताकत मिली। दूसरा, शक्ति केंद्र पर त्रिदेव की संरचना की, यानी कि शक्ति केंद्र का एक प्रमुख रहेगा, एक प्रभारी रहेगा, एक शक्ति केंद्र का लीडर रहेगा। तो इस तरीके से संरचना खड़ी की। तो चुनावी पूरी संरचना हमारे जाने से पहले ही वहां पर खड़ी की। मैं नवंबर में वहां पर गया था, उससे पहले इस पूरी संरचना खड़ी कर दी थी माननीय बंसल जी ने। और उसके बाद जब नीचे गया मैं, वहां पर संतरास, टॉर्चर, गुंडागर्दी, बदमाशी और हिंसा की राजनीति, कब किसका मर्डर हो जाएगा, कब किसका घर जला दिया जाएगा, तो ये पता नहीं था। मैं 2021 में भी वहां पर चुनाव में, हाँ, जिस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव थे, आप जी। वहां कलकत्ता या हाँ, ये वहीं वही ड्यूटी थी? मुख्यालय का काम मैं देख रहा जी, था, जी। एडमिनिस्ट्रेटिव और इसमें इलेक्शन कमीशन से related वहां से आके फिर आपने यहाँ पंचायत चुनाव की पंचायत दोबारा कमान संभाली। जी। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हाँ। और ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में बने उत्तर प्रदेश में भी। तो उस समय भी बंसल जी वहां पर थे। तो वो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को जो 77 सीट्स आई थी, पराजय हुई। और उसके बाद जिस तरीके से पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ, इतने वीडियोस, इतने फोटो मेरे उस पे आए कि इसका मर्डर हो गया, इस कार्यकर्ता का मर्डर हो गया, इस बूथ अध्यक्ष का मर्डर हो गया, तमाम, इसका घर जला दिया गया, उसका घर जला दिया। मतलब मेरा पूरा ही व्हाट्सएप और मोबाइल फुल हो गया कि इतने प्रकार से घटनाएं आई, क्योंकि मैं कनेक्टेड था सब जगह से। हर जोन के अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, वहां से पूरा सब चला आ रहा था। तो पता चला एक हमारी महिला कार्यकर्ता थी, उसके मर्डर हो गया। फिर वो फोटो मैंने कहा क्या हुआ कि जयती है इसका नाम, इसका मर्डर अभी हो गया है सर। किस लिए कर दिया था? केवल इसलिए कि बीजेपी को वोट दिया है। ओह। केवल बीजेपी को अगर आपने वोट दिया, सपोर्ट किया, तो आपका मर्डर, आपका घर जला देंगे, आपकी बहन बेटी को उठा ले जाएंगे। एक वीडियो मेरे पास आया जिसमें वो एक भाजपा कार्यकर्ता उसकी बेटी को, इस नौजवान बेटी को ऐसे उठा के टीएमसी गुंडे लिए जा रहे हैं और बाप चिल्ला रहे, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। और पता चला कि वो गुंडे उठा ले गए। वो वीडियो देख के मन में इतना प्रतिशोध का आग भरी हुई थी, जो आज मुझे शांति मिली। मैं उस समय कोरोना चल रहा था, उस समय मेरे मन में लग रहा था कि मैं कुछ भी करूं वहां जाके इसको बदला लूं, लेकिन कोरोना की वजह से संभवतः नहीं कर पाए। लेकिन आज दिल में सुकून है, शांति है कि मैं इनको कम से कम समाप्त करने में टीएमसी को हमें सफलता मिली है। और माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे ये अवसर दिया है कि वहां पर कुछ काम मैं कर सका। तो इस तरह से जब अराजकता मची हुई, लेकिन जब जी, जब आप वहाँ इस बार रहे, नवंबर से आप बता रहे हैं और लगातार आप वहां पर हैं, इस दौरान भी तो तमाम वीडियो, तमाम इस तरीके की घटनाएं होती होंगी। चुनाव के दौरान तो ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे भारतीय जनता पार्टी, ना आप वहां सरकार में थे, अच्छा आप मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में है, क्या वहां सुरक्षा मिलती थी आप लोगों को? नहीं। देखिए, स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं कि उनको जैसे कि जाते थे तो वो सुरक्षा वहां उनकी सरकार देती नहीं थी। कभी कोई सिपाही एक भेज देते थे और वो हमारी सुरक्षा कम, जासूसी ज्यादा करता था। तो उसके बाद फिर वो थोड़ा मूव किए नहीं, 25-50 किलोमीटर, सर हमारे रेंज से बाहर, अब मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में से उतर जाता था। तो फिर बिना सुरक्षा के ही हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक चले वहां पर। और तमाम लोग कहते रहते थे कि सुरक्षा को भाई साहब सुरक्षा लेके चलिए, ये है वो है। तो अब मैंने कहा कि जो करना होगा ऊपर वाला करने वाला है, किसी के बस की बात नहीं है। जब तक ऊपर वाले ने लिख रखा है तब तक तो जीवन रहेगा ही रहेगा। तो मैं बिना सिक्योरिटी के ही वहां काम करता रहा, वहां मंडल पर, शक्ति केंद्र पर, बूथ पर बैठक की। और आप जानते हैं कि बीएचयू में छात्र संघ का जब चुनाव लड़ रहा था अध्यक्ष का, तो उस समय भी इस प्रकार की चुनौतियां वहां खड़ी की। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बहुत ज्यादा इनके लोग वहां पर तंग करने वाले लोग थे। तब तो भाजपा की सरकार भी नहीं थी। हाँ, सरकार नहीं थी और उस समय ये लोग मतलब वही स्थिति वहां पर अराजकता की थी। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से इधर लड़ लिए, हाँ झेल लिए, तो इस बार भी फिर से यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ईश्वर कृपा रही, कोई ऐसी घटना नहीं हुई। जैसे एक बार मैं तो
निकल रहा था गाड़ी से आगे आगे, पीछे से शुभेंदु अधिकारी जी किसी कार्यक्रम करके आ रहे, तो मैं उनसे 5-10 मिनट आगे चल रहा था गाड़ी, मुझे पता नहीं था वो आ रहे, पता चला उनकी गाड़ी पर अटैक हो गया। और उसके बाद अटैक होने के बाद वो थाने में जाके बैठे थे, वो पूरा उसमें चलता रहा। तो उसके बाद फिर मैंने सब अपने कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्ष सबको फोन किया, मैंने कहा सब लोग जाओ वहां पर और वहां पर प्रतिशोध करो। तो हजारों कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठे हुए। तो चंद्रकोना थाना है एक वहां पर। तो इस प्रकार की कभी भी किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। अच्छा, आप लोग मीटिंगें भी बहुत संभल के करते होंगे? क्या है कि इसमें वही बता रहा हूं ना, माननीय अमित शाह जी का जवाब नहीं, वो किस तरीके से करेंगे, समय परिस्थिति के हिसाब से क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक योजना दी हम लोगों को। 30 नवंबर को जब बैठक की उन्होंने वहां पर, तो कहा कि हमको अभी माहौल नहीं है इस तरीके से, तो हमको ये छोटी छोटी पाड़ा बैठक वहां पर, पाड़ा मतलब मोहल्ला, अच्छा जी, मोहल्ला बैठक करो। तो हर बूथ पर 5-10 मोहल्ला बैठक करो वहां पर। ये मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया। तो मैंने माननीय बंसल जी से फिर चर्चा की कि उन्होंने कहा है तो इसका एक योजना बनानी चाहिए। तो बंसल जी ने फिर योजना बनाई कि 5 से 10 बैठक हर बूथ पर, एक छोटी बैठक करना है, ड्राइंग रूम बैठक, जिसमें 10 से 15 लोग रहेंगे बैठक, 5 परिवारों के, ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। अच्छा, ड्राइंग रूम बैठ के ड्राइंग रूम बैठक की, और टेंट, उसमें तंबू और कुछ नहीं, चुपचाप कुर्सियां। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की, विकास की, मोदी जी के कार्यों की चर्चा। जैसे वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, वहां प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा, आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, तमाम केंद्र की योजनाओं को उन्होंने रोक रखा था। तो उनकी चर्चा करना, देश में कैसे कैसे विकास हो रहा है उसकी चर्चा करना, यहाँ पर जो कट मनी का कल्चर चल रहा है, क्रिमिनलाइजेशन का कल्चर यहाँ पे चल रहा है, करप्शन का कल्चर चल रहा है टीएमसी में, किस तरीके से आरजी का मेडिकल कॉलेज हो, संदेश खाली हो, तमाम मुर्शिदाबाद का कांड हो, तमाम ऐसी घटनाएं उनको, प्रदीप वो बनर्जी जो था उनका क्या नाम, जो जिसके 50 करोड़ से ज्यादा मिले थे, शिक्षक भर्ती घोटाला की चर्चा हो। तो इस तरीके से हमने उन चर्चाओं को एक मूर्त रूप दिया। तो इसमें क्या है कि बंगाल के लोग इसमें बहुत तेज हैं। अच्छा, हाँ, बोलने में बहुत तेज हैं और समझने में बहुत तेज हैं। जैसे ही हम एक बैठक करते थे और वो हमें वहां पर 5 प्रचारक अपने आप मिल जाते थे, वो आगे बढ़ाते थे, वो आगे चीजें अपने आप बढ़ाते रहते थे। जैसे बंगाल कोई व्यक्ति है, अगर आपको सोचो कि उनको 2 मिनट बात करनी हो तो 10 मिनट से पहले फोन पे भी बात नहीं खत्म करेंगे। अगर उनको कहो कि अच्छा ठीक है आप विषय मीटिंग में रख दो 2 मिनट के लिए, तो 20 मिनट से पहले विराम लगेगा ही नहीं, लगातार बोलते रहेंगे। तो हमने उनकी इस चीज को, जो उनके पास टैलेंट है इस बात का, इसका उपयोग किया। हमने कहा इनके बस विचार डाल दो, विचार पढ़ते ही फिर फिर इन लोगों ने पूरा नेटवर्क अपना चालू कर दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने विधानसभा पर विजय संकल्प सभाएं की। फिर उसके बाद ब्रिगेड में, ब्रिगेड एक मैदान है वहां पर कलकत्ता में, बहुत बड़ा मैदान है, और जिसमें मतलब कभी ममता बनर्जी ने कभी उसको भर पाया होगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उससे भी ज्यादा वहां पर उस ब्रिगेड मैदान को भरने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी। तो उससे एक माहौल बन गया पूरे प्रदेश। पहले आप लोगों ने ये मोहल्ला बैठके की, यानी कि घर घर जाके इकट्ठे किए लोग, और फिर ब्रिगेड मैदान में ले जाके जी 2 भर दिया मैदान। एक पहले तो हमने छोटी बैठक, मोहल्ला बैठक कर मन बनाया, और फिर उसके बाद बड़ी सभाएं करके, ब्रिगेड सभा करके माहौल बनाने का काम किया। तो इधर धीरे से मन बनाया, जब मन बन गया फिर धीरे से माहौल बनाने का काम किया। तो बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से वहां पर काम हुआ, जिसका एक परिणाम आ रहा है। और जिस प्रकार की अराजकता थी, कुशासन था, और जिस तरीके से जुल्म वहां की जनता के ऊपर ममता बनर्जी उनकी सरकार ने की है, मुझको लगता है कि उनको इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए, इससे भी बड़ा दंड मिलना चाहिए। और बहुत से मुस्लिम मतदाता भी थे, कह रहे कि हम तो ममता को वोट नहीं देना चाहते, इतना जुल्म इन्होंने किया है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम भाजपा को वोट दे नहीं सकते, इसलिए हम मजबूरी है ममता को वोट दें, नहीं तो ममता बनर्जी की हार और बड़ी हार होती, एक और दहाई में मतलब उसमें ही निपट जाते 10, 15, 20 सीट में। ये स्थिति थी ममता बनर्जी की। और आज जिस तरीके से
वहां पर भवानीपुर में खुद हार गई, अपने घर में अपने गढ़ में हारने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक उनसे लोग नाराज थे। अच्छा, जो वहाँ का पश्चिम बंगाल का जातीय समीकरण था, जो वहाँ वो ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत पक्ष में नहीं है, उस जातीय काट को किस तरीके से, जो सांप्रदायिक माहौल पूरी तरीके से वहाँ पे जो बड़ी संख्या में कहा जाता था कि अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, यही लोग उपद्रव करते हैं, तो ऐसे में वहाँ आप लोगों ने कैसे काम किया कि वो जातीय समीकरण बीजेपी के पक्ष में किया? एक तो वहां पर जैसे कि उत्तर प्रदेश की तरह ऐसा कुछ जाति का वो फैक्टर है, जी जी, हाँ, वहां पर समाज समरस है। अच्छा। तो वहां पर मतलब कोई, मैंने तो नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ या कोई अन्य SC OBC का फैक्टर कोई हो, तो वो सही से रहते, तो वो भी एक चैलेंज हमारे लिए नहीं था वहां पर। अच्छा, हाँ, हिंदुत्व तो का एजेंडा वहाँ पूरा इस तरीके से लागू रहा, उसके कारण सब एकजुट होकर आ गए। दूसरा क्या है कि हमारे जैसे कि लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि इतनी सीटें कैसे आ गई, लेकिन हमें भरोसा था। आपसे भी पहले बात हुई मेरी फोन पर, तो मैंने कहा कि सरकार बनेगी, निश्चित कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं नीचे फील्ड में जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति दूसरे राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, या फिर उसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बाकी जो भी प्रदेश, महाराष्ट्र हो, सभी प्रदेशों में स्थिति यह है कि हमारा जो अर्बन एरियाज हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर हमारी पकड़ मजबूत है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हमारी पकड़ कमजोर है। ठीक बात है। अब तो धीरे धीरे पकड़ वहां भी मजबूत हो गई, लेकिन कंपेयर आप पूर्व के समय देखें तो हम नगर पालिका, नगर निगम सब जीत जाते थे। जब हम यहाँ पर नगर निगम जीतते थे, ठीक बात है। तो नगरीय क्षेत्रों में भाजपा का अच्छा, और शहरी विधानसभा जीतते थे, शहर की लोकसभा जीतते थे। लखनऊ में आपका हमेशा कब्जा रहा लोकसभा में। ग्रामीण क्षेत्र में उतनी मजबूत पकड़ नहीं थी। इसके विपरीत वहां पर उल्टी स्थिति है, वहां पर हम नगरीय क्षेत्रों में कमजोर हैं, हम कलकत्ता में कमजोर हैं और दूसरे बड़े शहरों में हम कमजोर हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम बहुत मजबूत हैं। तो बहुत से पत्रकार जैसे कि उनको कंफ्यूज हो जाते थे कि वो जाते थे, वो नगरीय क्षेत्रों में घूमे तो माहौल उन्होंने देखा, तो उनको लगा कि यहाँ तो बीजेपी का ऐसा माहौल नहीं दिख रहा है, यहाँ तो टीएमसी का ही माहौल दिख रहा है। तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता था। कई पत्रकारों ने मुझको इधर बीच फोन करके पूछा क्या है स्थिति, बहुत से लोगों ने ये इस एग्जिट पोल के बाद पूछा, तो मैंने कहा एग्जिट पोल में जो चाणक्य टुडे ने दिया है ये ही लगभग रहेगा सही, उसके अलावा जो दे रहे हैं तो मतलब उससे ज्यादा ही रहेगा। तो ये है कि स्थिति वहां पर हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ है बहुत मजबूत। अच्छा, कार्यकर्ताओं का वहां पे जो आपके लिए काम कर रहे थे, जो आपके लिए आपकी बात को लोगों तक पहुंचा रहे थे, उनके अंदर जिस तरीके की स्थितियां वहां पश्चिम बंगाल में थी, एक डर का माहौल होगा, भय में होंगे, वो घबराए हुए होंगे, उनका मनोबल किस तरीके से बढ़ाया? और कोई ऐसी घटना तमाम हुई होंगी कि जब कार्यकर्ता आपकी बात को कह रहे होंगे और उनके साथ में घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई हो? नहीं, देखिए वहां पर कार्यकर्ता ही नहीं और वहां पर जनता भी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सालों साल से उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिला है। केशपुर एक विधानसभा है, वहां पर एक पत्रकार हमारे मित्र गए थे, तो बता रहे 56 साल के एक व्यक्ति मुझको मिला, कहा कि हम 20 साल जब उम्र थी तब से मैं वोटर हूँ, और इस बीच विधानसभा लोकसभा 14 चुनाव हो चुके हैं और मुझे दूसरी बार वोट डालने का मौका मिला है। तो वहां पर इस तरीके की डर भय का माहौल क्रिएट करके लोगों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं मिलता था। तो हमारे कार्यकर्ता भी बहुत डरे सहमे रहते थे, लेकिन उनको धीरे धीरे हमने जोश भरने का काम किया। जिस मीटिंग में मैं गया तो वहां पर उनको धीरे धीरे मॉरल बूस्ट अप किया। फिर मैंने उनको कहा कि आगे आप देखते जाइए कि जब ब्रिगेड सभा होगी तो आपका डर भय निकल जाएगा। तो उसका मैं एक उदाहरण भी उनको देता था कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में हमारे धनुर्धर अर्जुन खड़े हुए थे तो उन्होंने सामने देखा बहुत बड़ी सेना है कौरवों की, तो उनके मन में कमजोरी आ गई। उन्होंने अपना गांडीव रख दिया। जब गांडीव रख दिया तो फिर प्रभु श्री कृष्ण उनसे पूछा कि भाई ये तुमने गांडीव क्यों रख रहे हो? कह रहे नहीं, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध करूं, सामने
भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, सभी हमारे बंधु बांधव हैं, इनके ऊपर कैसे मैं प्रहार करूं, कैसे इनका वो करूं। तो उनको लग गया कि इनके मन में कोई कमजोरी आ गई है। तो श्री कृष्ण भगवान ने फिर उनको जो गीता के उपदेश है वो दिए, और अंत में जो किया उन्होंने कि उन्होंने अपना फिर लास्ट में मुख खोला, तो मुख में पूरा ब्रह्मांड चल रहा था। जब ब्रह्मांड चल रहा था, जब अर्जुन ने देखा कि अरे इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी है, तब उन्होंने फिर से गांडी उठाया कि हाँ मैं अब युद्ध करूंगा। तो यही था कि हमने कहा कि अभी आपको लग रहा है, और ये सब माहौल आपको ब्रिगेड सभा के बाद आपका मन बदल जाएगा। तो जब हमारे कार्यकर्ता वहां गए, लाखों लाखों की भीड़ देखी, पूरे प्रदेश से आए कि ये 5-6 लाख लोग आए हुए हैं, पूरा भरा हुआ मैदान, तो इनको लगा कि अरे हमारे साथ इतने लोग हैं, तब कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। दूसरा, इलेक्शन मैनेजमेंट जो हमारा जो था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी बहुत बेहतरीन काम किया। उन्होंने जो सेंट्रल फोर्सेस को लगाया, और सेंट्रल फोर्सेस को बाकायदा काम दिया गया। काम यह है कि आपको 3 से 5 बार उस बूथ पर विजिट करना है। मतलब ये नहीं कि चुनाव वाले ही दिन जाना है। हाँ। उससे पहले उन्होंने जो सेंसिटिव बूथ से उन पर 5 बार जाना है, नहीं सेंसिटिव है उन पर 3 बार जाना है, और उन पर फ्लैग मार्च भी करना है, रूट मार्च करना है। तो जब साए साए काँव काँव करती हुई गाड़ियां निकली वहां पर, तो लोगों में के मन से धीरे धीरे डर निकलता चला गया, और जहां किसी ने कोई गड़बड़ी करी उस पर त्वरित एक्शन हुआ। तो आपने देखा होगा किस तरीके से वहां पर हमारे सिंघम जो है जयपाल शर्मा जी चल रहा है। तो ये इससे डर निकला लोगों का, चलो भाई ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर मैं समझता हूं कि डर भय के कारण फिर भी 2-3% वोट जो है रुक गया है। अच्छा, रुक गया, नहीं तो और ज्यादा वोटिंग होती। 2-3% तो रुक गए, नहीं तो 10-15% तक वोट। एक वीडियो हमने देखा था, उसमें आप ही के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं लोग। वही तो आप देखिए चुनाव वाले दिन किस तरीके से प्रत्याशी को दौड़ा के मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, और कोई एक्शन नहीं। वहां सामान्य से चीज लेते हैं। तो ये मुझे लगता है कि वहां पूरे अराजकता। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने व्यवस्था कुछ की होगी कि और जगहों पर कि इस तरीके के आतंक जो होगा, इससे तो पहले से परिचित होंगे आप लोग, तो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको नंबर दिए होंगे कि भाई कोई बात हो हमको बताना। वो एक व्यवस्था बनाई थी। हाँ। लेकिन आप समझते हैं कि दोनों ही प्रकार की स्थितियां होती हैं। अगर हम ज्यादा फोर्स लेके हमारा कार्यकर्ता जाता, पता चला कि 10 सीआरपीएफ के लोग उसके साथ चल रहे हैं, तो जनता से कट जाता। हाँ, कट जाता, ठीक। तो हम चुनाव पिट के जीत सकते थे, पीट के नहीं जीत सकते थे। हाँ, तो वो भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि हाँ जो हो रहा होने दो, थोड़ा बहुत ये है कि उसकी जान को खतरा ना हो। हाँ। यहाँ तक तो हमने नियंत्रित किया। बाकी मतलब आप लोग तैयार हर परिस्थिति के लिए तैयार थे। आप भी बिना सुरक्षा के ही निकल लेते थे? हम तो पूरा बिना सुरक्षा के चलते रहे। हम बाद में सुरक्षा लेके माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, तो फिर उसके बाद मैं मार्च में सुरक्षा लेके वहां गया हूँ। तो इससे पहले मैं बिना सुरक्षा के ही चलता था, फिर यही सुरक्षा में लेके गया बाद में, क्योंकि बाद में फिर पब्लिक मीटिंग और पब्लिक उसमें जाना होता है। तो जैसे कार्यकर्ताओं के बीच मीटिंग करो तो पता चलता रहता है कि कौन कार्यकर्ता है, क्या है। तो जब पब्लिक के बीच में जाना हो तो फिर समझ में नहीं आता है कौन कहाँ से क्या विचार लेके आ रहा है। अच्छा, टीएमसी को तो आभास हो गया होगा कि ये चुनाव हमारा करो या मरो का चुनाव है, तो ऐसे में उन्होंने तो पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन हम उनके तार काटते चले गए। जिस तरीके से उन्होंने परोक्ष रूप से वहां शासन प्रशासन का अंग बना दिया था आईपैक को। आईपैक इस तरीके से उनके व्यवस्था में घुस गया था कि वो परोक्ष रूप से सरकार चलाने का भी काम कर रहा था। और मैं आपको बताऊं कि जो अभी बताया कि किस तरीके से हमारी एक कार्यकर्ता की नौजवान बेटी को ऐसे उठा के ले जा रहे थे, हमारे 2021 के मोबाइल से वो सभी व्हाट्सएप गायब। उस चुनाव के दौरान की जितने व्हाट्सएप थे सब गायब। ये आईपैक ने किया। उन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी लगा के जितने मोबाइल पे हम लोगों के थे व्हाट्सएप सब गायब कर दिए। कौन कर सकता है ये आईपैक ने किया। मैं एक इंजीनियर होने के नाते तो समझ सकता हूँ, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आया कौन कर रहा है।
हाँ, आईपैक ने दिमाग लगाया अपना, सब वो मोबाइल से हमारे सबके व्हाट्सएप कहाँ से कहाँ उड़ा दिए, पता ही नहीं चला। टीएमसी समझ नहीं पा रही थी कि मंत्री जी भी हैं, इंजीनियर भी हैं और नहीं, चुनावी प्रबंधन में भी माहिर नहीं, वो तो माननीय अमित शाह जी का जो है सब पूरा उनका तंत्र है। अच्छा, ये झालमुरी वाला मामला बहुत चर्चा में रहा। आप देखिए कि वो तो जैसे आप लोगों ने, मोदी जी ने चाय पी, चाय चर्चा में देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आम जनता से जुड़ने का एक तरीका है और वो सहज रूप से जुड़ते हैं, क्योंकि उस जीवन को उन्होंने स्वयं जिया है। गरीबी में वो रहे हैं और उन्होंने गरीबी का, अभाव का दंश झेला है। तो कहते हैं कि जाके पवन फटी बीमाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अभी यही काम अगर राहुल गांधी जी करेंगे तो ये लगेगा दिखावा है। जैसे वो बिहार में चुनाव था तो मछली पकड़ने के लिए कूद पड़े, हाँ, लेकिन वो उसका कोई असर हुआ? कभी वो मिट्टी उठा के चल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो उसका उनका असर नहीं होता है, क्योंकि सबके दिमाग पे है कि आप किस वर्ग से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। वो एक दिखावा लगता है, वो पब्लिक कनेक्ट है ही नहीं। उस संभ्रांत वर्ग से आने के बाद भी अगर लोगों के संवेदनाओं के साथ एक आप जुड़ जाएंगे तो आदमी मानेगा कि भाई हाँ, ये व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ है। जब आप उनके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं, गरीबों की परवाह नहीं आपको, और आप झूठ मूठ वोट लेने के लिए जब ये नाटकबाजी करोगे तो पब्लिक नहीं जुड़ती है। लेकिन झालमुड़ी से इतना जुड़ गई कि मतलब झालमुड़ी इतना पॉपुलर वहां पर हो गई और टीएमसी को उन्होंने कहा कि मिर्ची लग गई। झालमुड़ी प्रधानमंत्री जी ने खाई, मिर्ची टीएमसी को लगी, तो वो समझ गए कि इस तरीके से। और उस झालमुड़ी का असर देखिए क्या हुआ। वो झारग्राम जिले की सभा थी जहां पर पूरा जंगल महल के इलाका है, वहां पर आदिवासी बाहुल्य है। तो आदिवासी बाहुल्य जिले का झारग्राम और पुरुलिया 2 जिले हैं, सारी की सारी भाजपा जीत गई, क्लीन स्वीप हो गया। अच्छा, क्लीन स्वीप हो गया। झारग्राम हमारे उसमें था, अच्छा, तो झारग्राम जिले का। हाँ। तो वो मतलब वो घटना, मतलब वो लगातार कितनी सीटें आपके जिम्मे थी वहां पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में हमको पार्टी ने 35 सीटों की जिम्मेदारी दी थी। मिदनीपुर एक विभाग है, कितनी जीती वहां पे? उसमें 33 सीट हम जीत गए। हाँ, 2 रह गई। हाँ, 2 सीट हार गए। अगली बार लगेंगे। हाँ, वो जीत जाएंगे आगे। कभी मुझे याद है ना कि जब यहाँ पंचायत चुनाव था तो आप लोग वहाँ कलकत्ता में थे, तो उस समय माहौल इसी बना रहे थे, आप लोग वो जमीन तैयार कर रहे थे वहां पे। तो वहां से जब आए थे तो इसी उम्मीद से आए थे कि अब की नहीं कर पाए तो अब की करेंगे, तो अब की कर लिया। नहीं, वो एक मन में प्रतिशोध के जैसे आग धधक रही थी बिल्कुल, कि हमें तो बदला लेना ही इनसे है। और पार्टी ने वाकई मौका दे दिया मुझे, तो मैं तो पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है। और पूरा शीर्ष नेतृत्व का सबका देता हूं। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई सभा में इतनी डिमांड मुख्यमंत्री जी की, जिसकी कोई हद नहीं। हर आदमी बुलडोजर लेके पहुंच रहे वो हर आदमी मुझसे कहे कि मुख्यमंत्री जी की सभा लगा दो, मुख्यमंत्री जी की सभा लगा दो। फिर एक बहुत डिमांड, बहुत डिमांड। फिर एक सीट हमारी फंसी हुई थी पिंगला की, और मैं समझ रहा था कि अगर ये सीट निकालनी है तो मुख्यमंत्री जी का आना जरूरी है। तो उसको लेकर फिर मैंने बंसल जी को फोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि ये सीट हमारी फंसी है और अगर योगी जी का कार्यक्रम लग जाएगा तो जीत जाएंगे। उन्हें ठीक हो गया, डन। अगले दिन कार्यक्रम लग गया, फिक्स हो गया। फिर 4-5 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आए और अच्छे मार्जिन के साथ वो सीट हम जीत गए, पिंगला की सीट। हाँ, तो वो फंसी की सीट थी। तो मतलब वहां भी योगी जी का मतलब उस प्रत्याशी को मीटिंग की तैयारी का समय भी ज्यादा नहीं मिला। तो उतनी सभा, मतलब लोग तो आने को तैयार, बाद में लोग कह लीजिए मुख्यमंत्री जी आ गए, मुझे पता ही नहीं चला, ये वो, मतलब दूसरा एक तमाशा। कांथी में एक सभा हो रही थी, कांथी कोंटाई है जो शिष्य अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, इनका घर है सीट। अच्छा, हाँ। तो वहां पर मुख्यमंत्री जी की सभा थी, तो आपने वो सीन देखा होगा, शुभेंदु अधिकारी जी, हाँ, उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। मैं था उस मीटिंग में। अच्छा, आप थे वहां? हाँ, वहां था। अच्छा। तो उसके बाद जो है वहां पर लोग जैसे टीएमसी को वो आए, कहें कि हमसे कार्यकर्ता, हमने मीटिंग ली तो कह रहे कि भाई साहब बहुत से टीएमसी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमको बस दे दो, हम भी योगी जी की सभा में जाना चाहते हैं। टीएमसी वाले भी देखना चाह रहे थे? टीएमसी वाले देखना और सुनना चाह रहे थे। अच्छा, योगी जी को बुलडोजर का क्रेज है वहाँ। हाँ, जबरदस्त जो है।
कह रहे कि नहीं योगी जी को है, ये है वो है, जी। और कुछ लोग कह रहे कि योगी जी को यहीं ले आइए। हमने कहा कि तो बहुत ही अच्छा वहां पर ये था, और उन्होंने जो सभाएं की उसके कारण मतलब माहौल बना, और कुल मिला के जो जिस तरीके जब उन्होंने से कहा भी था कि काबा नहीं बनने देंगे, हाँ हाँ वो बयान भी उनके बहुत चर्चा में वो रहे। काबा उनकी सयानी घोष काबा बना रही थी, गाना गाया ना उसने, जी जी। तो उसकी वजह से जो है एक अलग माहौल बन रहा है। बहुत से लोग इस बात पे नाराज भी हुए, हाँ 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 कि ये काबा काबा गा रही है सयानी घोष, तो उसके कारण जो है काफी उनको तो अपना अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करनी थी, जी जी। लेकिन इधर लोग नाराज हो रहे थे। तो इधर मुख्यमंत्री जी का है, और प्रधानमंत्री जी का चेहरा, मतलब जो कह रहे हैं ना कि मोदी जी की लहर जो है यहाँ पर 14-17 में जो आई उत्तर प्रदेश में, जी जी। बिहार तक गई लेकिन वो ठहर गई थी, और ये 2026 मोदी लहर वहां आई वहां आई पूरी तरीके से। तो कई लोगों ने कहा मोदी लहर अब आई है। और जिस दिन चुनाव 4 मई को जब रिजल्ट आए, मैं खड़गपुर में था, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। हाँ, आप तो वहां रिजल्ट वाले दिन भी थे। रिजल्ट वाले दिन था मैं, तो वहां पर लोग इमोशनल होके आंसू बहा, महिलाएं, लोग, ऐसा लगा जाने कितनी बड़ी उनको आजादी मिली हो, आजादी का जश्न मना रहे थे, जेल से छूटे हो लोग, ऐसे ऐसे लोगों ने, मतलब मैं चेहरा देख के वैसे एक उस महिला का वीडियो वायरल होता है जो विधायक बन गई है, उनकी बेटी के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। हाँ, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो जी, जी। हाँ वो देवनाथ जो है, हमारी रत्ना देवनाथ, जी। उसको टिकट भी दिया गया, वो विधायक भी बनी। एक घर में बर्तन साफ करने वाली महिला को भी टिकट दिया गया, वो भी विधायक बन गई। वो कहाँ आपके? नहीं, वो हमारे उसमें नहीं था, इधर कलकत्ता जोन में ही था। अच्छा, उसमें घरेलू बर्तन साफ करने वाली हाँ, महिला महिला को भी भाजपा ने टिकट दिया। प्लानिंग उसको का विधायक- ही हिस्सा होगा आप लोगों नहीं, का। देखिए बात तो जानी चाहिए। अब जो महिला अब बनी वहां पर विधायक, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो बिटिया को जिसने खोया है, तो वहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विधानसभा में विषय उठाएंगी, उस तरीके से कठोर कानून बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो वो बात आनी चाहिए विधानसभा के भीतर। तो जो ये यहाँ पर भी नहीं समझ में आ रहा है, पूजा पाल की जो दर्द है, पीड़ा है, वो अखिलेश यादव जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि किसी के पति का 15 दिन अभी शादी हुई है, उसकी पति की हत्या हो गई है, आप उसके जो है हत्यारों को आप सिर पे कंधे बैठा है क्यों? दर्द तो महिला को समझना चाहिए आपको। अब राजनीति एक तरफ है, लेकिन आप महिलाओं के दर्द को नहीं समझोगे, पीड़ा को नहीं समझोगे। और ये पूरी जीत जो है बंगाल में महिलाओं के, मतलब उसके महिलाओं की मूक क्रांति थी। जी। हाँ, महिलाओं ने जिस तरीके से समर्थन किया भारतीय जनता पार्टी को अपनी सुरक्षा को लेकर, तो वो मुझे लगता है कि ऐसी क्रांति मैंने देखी ये नहीं। पश्चिम बंगाल की जो जीत है, ये वाकई बहुत चर्चा में रही, और जो भाव थे वहां के लोगों के, और आप लोगों को भी हमने देखा रंगे चुने एकदम, पूरे रंग आपके भी चेहरे पे था, जो वहां पे लोग लगे हुए थे। वही बहुत जबरदस्त बताया ना कि एक जबरदस्त उत्साह, ऐसा चुनाव देखा नहीं। मतलब लोगों को लगा कि यानी कितनी बड़ी आजादी मिल गई हो उनको। अब देखिए पोस्ट इलेक्शन वायलेंस उनकी सरकार होती, इतना जबरदस्त वायलेंस होता। अब हो रहा कुछ वहां पे, हाँ, सब शांति है। और हमने पहली बार वोटिंग राइट लोगों को देने का काम किया है, जनता को वोट डालने का अधिकार मिला है, कि नहीं तो वोट ही नहीं डाल पाते थे, मन महसूस के रह जाते अच्छा, थे। तमाम लोगों आप लोगों ने सूची बनाई होगी, ऐसे लोग हैं जो वोट ही नहीं कर पा रहे हैं। ये छप्पा वोटिंग करते थे सब, हाँ, इनकी छप्पा वोटिंग रोक दी गई, और पूरी प्लानिंग के साथ ये हमने- छप्पा वोटिंग क्या? छप्पा वोटिंग ये है कि जो असली वोटर हैं उनको उनके घरों में रहने दो और उनके वोट डाल लो। तो पूरा एक तंत्र वहां पर काम करता है। वो तंत्र में कौन कौन शामिल है? वहां पर एक पुलिस है, वहां पर एक उसके बाद सिविल पुलिस है, सिविल पुलिस में टीएमसी के ही कार्यकर्ता मिले हुए, फिर उसके बाद फिर टीएमसी के गुंडे हैं, वो काम करते हैं, फिर टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ता हैं। तो ये पूरा एक नेक्सस बना के पूरा सिस्टम को कैप्चर कर लेते हैं। उसमें फिर ये सरकारी कर्मचारियों को भी मिला लेते हैं। तो ये पता चला कि ये अपना सुबह तो वोटिंग होगी और उसके बाद उन लोग रोक देंगे, फिर वो 2 बजे से 5 बजे के बीच में पूरा छप्पा वोटिंग, जो जिसका वोट डालना है, तो पूरी प्रशासनिक मशीनरी, जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं, टीएमसी कार्यकर्ता हैं, गुंडे हैं, वही बैठ जाते थे, वो हर बूथ पर 100, 150, 200, 300 वोट डालते तो इसे रोकने के लिए क्या रणनीति आप लोगों ने बनाई? इस बार निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित किया कि हर बूथ पर लगभग 14 सीआरपीएफ के लोग लगे थे,
सैनिक बोली नहीं कि जितने वोटर नहीं उससे ज्यादा तो सीआरपीएफ लगी है। जरूरत क्यों पड़ी सीआरपीएफ की? सीआरपीएफ जरूरत इसीलिए पड़ी कि आप लोग वोट ही नहीं डालने दे रहे थे, और हर रास्ते पर 2 सीआरपीएफ खड़ी थी कि इधर से रास्ता कोई आ रहा तो वहां 2 सीआरपीएफ इधर, और बिना किसी को वोटर आईडी चेक किए अंदर वोट डालने देने का अधिकार नहीं था। उसका वोटर आईडी चेक कराइए फिर जाइए अंदर डालिए। अच्छा, आपने तो इस तरीके के चुनाव खूब लड़ाए उत्तर प्रदेश में। अभी आप इंचार्ज थे कुंदरकी के। कुंदरकी में कह रहे थे कि 60-40 का रेशियो है, 60% उधर है, 40 मात्र इधर है, अगर जाति लिहाज से देखा जाए। वहां भी भाजपा चुनाव जीती। रामपुर के भी आप इंचार्ज रहे संगठन के हिसाब से, तो वो भी बीजेपी जीती थी। क्या है कि आप गुंडा, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, बीजेपी ने बहुत एक सशक्त होके वहां पर एकजुट होके मजबूत होके चुनाव लड़ी, और बीजेपी ने उन लोगों को भी निकाला जो लोग अलग अलग राज्यों में संगठनात्मक लिहाज से बेहतर काम कर रहे थे, उनको वहां पे लगाया। चुन चुन के कार्यकर्ता भी भाजपा ले गई वहां पे, वो पूरा प्लांट वे में। तो इसीलिए कह रहा हूं ना, माननीय सुनील बंसल जी ने उसको काम को बहुत बेहतर ढंग से किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता लगे जिनको वो जानते हैं, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को भी काफी जानते हैं तो दिल्ली के कार्यकर्ता लगे, इसके अलावा उड़ीसा के कार्यकर्ता लगे और झारखंड के कार्यकर्ता लगे, जिनको ज्यादातर वो जानते ही थे। उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी, किसको कहाँ कैसी जिम्मेदारी दी जा सकती, क्या किया कर सकते हैं, तो पूरा उनके दिमाग को सब चढ़ा। और किसी जिला, किसी विधानसभा, आज भी पूछोगे उस विधानसभा में कौन सा कार्यकर्ता काम कर रहा था, वो एग्जैक्ट बताएंगे नाम, ये था, ये कार्यकर्ता काम कर रहा था। तो हर चीज के उन्होंने, और हर चीज की मॉनिटरिंग प्रॉपर, मतलब फोन से भी, और कैसे कैसे क्या क्या काम चल रहा, तो जैसी जैसी आवश्यकताएं वहां पड़ती जाती थी और त्वरित समाधान किया गया। अच्छा, ये पश्चिम बंगाल में सरकार तो आप लोगों ने बना ली, अब ये माहौल बना रहेगा वहां पे, भाजपा रहेगी? देखिए, ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के आप जानते हैं कि हमारी नीति है कि सुशासन की स्थापना करना और विकासवादी सोच के साथ एक पार्टी काम करती है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखा, कुछ लोगों को थोड़ी गलतफहमी थी कि अब लीजिए किसी मठ से कोई योगी आ गया है, वो क्या सरकार चलाएगा। लेकिन योगी जी ने वो सरकार चलाई है कि पूरे देश में राजनीतिज्ञ जो है फेल हो जाएंगे। तो उस तरीके से उन्होंने, टीएमसी वाले भी देखने आ रहे थे। हाँ, वही करे, विकास के एक ऐसे कीर्तिमान प्रतिमान स्थापित करने का काम किया। आज देखिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस हाईवेज का पूरा नेटवर्क एक बना दिया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहते थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट आज आके उत्तर प्रदेश उनकी प्राथमिकता में प्रदेश बन गया है। जो गुंडे बदमाश यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, वो आज उत्तर प्रदेश में कदम रखने से थर्राते हैं, घबराते हैं कि दूसरे प्रदेश में रहो अगर जिंदा रहना है। अगर जेल में भी रहना तो दूसरे प्रदेश की जेल में रहो, यहाँ की जेल में भी मत रहो। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की है योगी जी ने। तो ये हमारा मॉडल है, ये पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मॉडल है। देखिए, आप देखेंगे पहले कैबिनेट होती 6-6 महीने में, ये मोदी जी ने ही आदत डाली कि हर हफ्ते 2 हफ्ते में कैबिनेट करेंगे। वही मॉडल फिर नीचे चलाया, तो वही उन्हीं प्रदेशों में भी उसी तरीके से हम हफ्ते 2 हफ्ते में कैबिनेट करके और निर्णय प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक सोच और जो प्रशासनिक व्यवस्था का जो मॉडल दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वही हर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और हर तरीके से, मतलब उनकी सोच विराट है, मतलब ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त है। अच्छा, ये बताइए, अंतिम सवाल है कि मैंने आपको देखा, मंत्रालय आपका सहकारिता विभाग है, लेकिन आप लगे वहीं रहे पश्चिम बंगाल में 4-5 महीने से ही डटे हैं। तो और इतना वहाँ माहौल भी, जिस तरीके से हम लोग यहाँ विजुअल देख रहे थे, वीडियो देख रहे थे, तो वहाँ तो घर के लोग कभी चिंता में नहीं रहते थे कि आप बैग लेके जा रहे हैं, वहाँ महीनों रहेंगे, कुछ तो डर होगा। नहीं, स्वाभाविक है, तो घर के लोगों को तो डर रहता ही है थोड़ा बहुत। बच्चे जाते जाते तो कहते रहते सावधान रहिएगा पापा। वो उस तरीके से बातें कहती थी। पत्नी ने एक बार मजाक में बोला भी था कि जो है अब जा तो रहे हो लेकिन सिंगल पीस में ही लौट के आना। तो जो है ये सब चीजें रहती हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऊपर वाला है, वही सब देखेगा, वही सब बचाएगा, और बाकी हमारे आपके बस में कुछ नहीं है।
और मुझे संतुष्टि इस बात की, जो मैंने कहा ना कि मेरे 2021 से मन में आग लगी हुई थी कि मुझे वहां पर काम करने का अवसर मिल वो जाए। प्रसव और ममता हो गया। बनर्जी को हाँ, मुझे जिस दिन सूचना मिली मैं इतना प्रसन्न हुआ, मैंने कहा चलो अवसर पार्टी ने दिया है, अब मैं करूंगा। और डे वन से मैंने भाई साहब बंसल जी से बात की कि 35 सीट में कितनी जीतना। मैंने कहा कि मिनिमम 25 सीट जिताएंगे। मुझे नहीं पता था मुझे किस विधानसभा में काम करना है, कहाँ जाना है, उनकी परिस्थिति क्या है, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि हम 25 सीट से कम नहीं देंगे। हाँ, तो उसके बाद ईश्वर ने सुन ली कि वो उसमें 33 सीट्स आ गई, तो बहुत अच्छा हो गया। तो लौट के सुरक्षित घर आ गए। उत्साह तो है ही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बन गई, लेकिन घर में अब नहीं, पूरा शांति है, घर के लोग बहुत प्रसन्न हैं और घर के लोगों का भी बहुत संबल रहता है। पत्नी बच्चों का बहुत राजनीतिक उसमें अगर 4-5 महीने लगातार घर छोड़ना, तो फिर दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने बहुत साथ दिया है, परिवार ने भी, और आप सब लोगों शुभचिंतकों ने भी बड़ा संबल दिया है, सहारा आपकी तो आदत पुरानी है। बीएचयू में आप छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, उस समय तो बड़ा अपराधी वहां पूर्वांचल में होते थे, और रहने वाले रुहेलखंड के, और चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वांचल में। देखिए क्या है कि वहाँ ये सब ऊपर वाला कराता है। जी जी। तो अब मैं तो मतलब वहाँ तो IIT बीएचयू बीटेक करने के लिए गया था। वो मुझे नहीं पता था कि मैं इंजीनियर बनते बनते, सोशल इंजीनियरिंग करते करते राजनीतिक क्षेत्र में आ जाऊंगा, छात्र संघ अध्यक्ष बीएचयू के बन जाएंगे। छात्र संघ अध्यक्ष वहां पे बनूंगा। तो वहां अपने आप परिस्थितियां बनी। लड़कों ने कहा कि नहीं, चुनाव लड़ना है, तो पहले काउंसलर का लड़ा, तो वहां पर इतनी जबरदस्त जीत हो गई। तो ये लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, फिर आगे लड़ो। तो आगे लड़े, तो फिर वो भी एक विजय हुई 1996 में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैंने बुलाया कार्यक्रम में, छात्र संघ उद्घाटन समारोह में, तो अटल जी आए। तो वो दिन है जब अटल जी से मेरा मिलना हुआ, 25 साल की उम्र में मंच पे शेयर किया। तो मुझे लगता मेरे उससे ज्यादा गौरवान्वित करने वाला क्षण नहीं होगा। जब अटल जी के साथ मंच पे बैठा था, तो वो असीम आनंद की अनुभूति हुई थी मुझे। तो वो उसके बाद फिर मुझे सब कुछ सहज लगने लगा कि अब कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति है, उससे मिलने की कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है जैसी इच्छा उनके मिलने की थी। और उसके बाद से लगा कि सब जीवन में सब लोग सामान्य हैं, और मिलता हूँ, अच्छा लगता है अच्छे लोगों से। तो उसमें बहुत से ऐसे संत प्रवृत्ति के लोग मिलते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और नहीं, आप जैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, जो बताइए बनने वहाँ इंजीनियर गए थे, बन गए मंत्री जी, तो इससे क्या है कि राजनीति के बारे में भी लोगों के राय बदलती है। देखिए क्या है, जिस समय राजनीति में जाने का मैंने निर्णय कर रहा था, तो साथ के बीटेक करते हुए लड़कों ने भी कहा कि अरे राठौर, ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कहा कि इसी तरीके से अगर पढ़ने लिखने वाले लोग राजनीति से दूर भागने लगे, तो फिर विधायक सांसद कौन बनेगा। तो लुच्चे, लफंगे, गुंडे, बदमाश, अपराधी, माफिया वही विधायक बनेंगे, वही सांसद बनेंगे, वही मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही हम सब लोगों पे रूल करेंगे। तो कम से कम एक स्थान घेरेंगे। बिल्कुल। तो ईश्वर ने सुनी, और हम आज आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर पहुंचे हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि, और शीर्ष नेतृत्व का जितना भरोसा है, मुझे लगता है कि अद्भुत है। भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ की तरह है, और उन्होंने बिल्कुल प्यार जैसा एक बच्चे को देना चाहिए। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा वैसा मुझको आशीर्वाद, प्यार, स्नेह सब मिलता रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की राजनीति को पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी समस्याएं चल रही हैं, हमारे देश में कोई समस्या नहीं। आप सोचिए कि क्या है मोदी जी का, पाकिस्तान का क्या हो गया, कंगाल हो गया, कटोरा हाथ में पकड़ लिए पाकिस्तान, जो हमसे लड़ने के लिए रोज खड़ा रहता था, रोज आतंकवादी भेजता था, रोज धमकियां देता था, परमाणु बम मेरे पास भी है। आज परमाणु बम कहाँ घुस गया, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का है। और मुझे उस समय राजनीति करने का अवसर मिला है, लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है, और ईश्वर की बड़ी कृपा है, और आप सब लोगों का सहयोग भी है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में JPS राठौर जी थे। पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, उसमें JPS राठौर जी 35 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, और वहां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनावी व्यूह रचना थी,
उसके बारे में इन्होंने विस्तृत बताया कि कैसे ममता का किला पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एकजुटता से, संगठन शक्ति से ढाया। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।